हे गाइस, वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी चैनल। आज के इस वीडियो पे हम लोग जानेंगे कि होस्ट नेम हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग उसको परमानेंटली भी चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ अच्छे से जानेंगे कि होस्ट नेम आखिर है क्या। और इसी के साथ हम लोग जानेंगे कि लोकल होस्ट आईपी या डोमेन हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं, पैकेट मैनेजर क्या होता है थोड़ा बहुत जानेंगे, रिपोजिटरी के बारे जानेंगे, फाइल परमिशंस कैसे दिया जाता है वो सब जानेंगे, और यूजर्स कैसे क्रिएट किया जाता है और रिमूव कैसे किया जाता है। ये मेन टॉपिक है, तो ये भी हम लोग कवर अप करेंगे। साथ में हम लोग जो न्यू यूज़र है उसको हम लोग परमिशन देने भी सीखेंगे कि अगर उसके पास न्यू यूज़र है आपके पास, तो उसको आप अगर रूट परमिशन देते हो तो बिल्कुल वो थैनोस की तरह चुटकी बजा के वो गायब कर देगा कोई भी फाइल को, जिससे कि क्या होगा कि वो फाइल या कोई भी चीज़ को वो छेड़छाड़ कर सके। तो ये सारा कुछ हम लोग इसमें सीखेंगे। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो पे भी बताया था थोड़ा बहुत, तो आज इसको हम लोग कवर अप करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि हम लोग ग्रुप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और ग्रुप होता क्या है वो भी जानेंगे। तो आज का ये सारा टॉपिक है, और मैंने कहा था कि पिछले वीडियो पे कि जो भी डे 1 वीडियो पे होगा वो सारा कमांड्स आपको जो कुछ भी होगा वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। लेकिन दरअसल हुआ क्या है कि मैं कुछ छेड़छाड़ कर रहा था अपने सिस्टम पे, और उस दौरान क्या हुआ कि जो फाइल था वो फाइल पूरा का पूरा डिलीट हो गया। तो बहुत हेवी लॉस हुआ डेटा का। हुआ कि ये था कि मैं एक न्यू कोर्स क्रिएट कर रहा था जो कि है RDBMS से रिलेटेड। ये एक नई कोर्स चली और मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। ये दरअसल इसके लिए जो SQL इंजेक्शन वगैरह करते हैं, तो आखिर जिनमें करते हैं तो आखिर उनके बारे तो जानना जरूरी है ना। तो उन डेटाबेस से रिलेटेड ये कोर्स चलेंगे। DBMS नहीं है, ये RDBMS है। DBMS RDMS वो सारा फर्क हम लोग इस वीडियो पे भी कवर अप करेंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन, एकदम बिल्कुल देसी भाषा में, सब हिंदी में लिखा हुआ है। आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इनमें हम लोग डिफाइन करते हैं पर्टिकुलर चीज को, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर रखा है। और ये सारा फाइल ना आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा जब ये कोर्स मैं बनाऊंगा। और अब बात करते हैं ये कोर्स जो अभी चल रही है लिनक्स की, तो ये इनका जितने भी कमांड होंगे ना जो इस वीडियो पे अभी चलेंगे, वो सारे के सारे आपको डे 1 के जो वीडियो है ना उस पे आपको मिल जाएंगे। एक ड्राइव पे या जो भी होगा मैं डाल दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। जो भी कमांड होगा आपको डे 1 के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होंगे उनके नीचे में आपको सब कुछ मिल जाएगा A to Z। तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे फिर से बनाना पड़ेगा OBS डांसर फाइल, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आए। और स्पेशली उस पर जो मैंने डायरेक्टरी के बारे में बताया था, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे, तो वो भी देसी भाषा में मुझे टाइप करना पड़ेगा। तो आप समझ ही सकते हो कि कितना टाइम लग सकता है उस पर। तो बिना समय को गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक को। तो पहला है होस्ट नेम। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये होस्ट नेम है क्या। तो मैं आ जाता हूँ अपने लिनक्स पे। आप कोई भी लिनक्स उठा लो, ये है काले लिनक्स और ये है सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने पहले दिन में इंस्टॉलेशन बताया था। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि देखो ये जो है ना इस पे आप और काले लिनक्स पे आप, इन दोनों पे अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा इजीली समझ पाएगा सेंट OS पे, जबकि काले लिनक्स पे ना कुछ कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगा आपको। तो वो क्या है, वो जब आप इसको यूज़ करोगे सेंट OS को ना, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप एक काली यूज़र है, तो अगर आप सेंट OS को यूज़ करोगे, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ और वो सब आप यूज़ करोगे ना इसमें, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। और बेसिकली ये लिनक्स सीखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि हम लोग काले लिनक्स पे नहीं सीख सकते, इस पे भी सीख सकते हैं, सेंट OS पे भी सीख सकते हैं, लेकिन इस पे थोड़ा बढ़िया रहता है और कुछ नई चीज़ें भी है जो जानने को मिलेंगे आपको। तो अब हम लोग शुरू करते हैं होस्ट नेम से। तो अगर आपको देखना है कि आप अभी किस यूज़र पे हो, तो अपने यूज़र को चेक करने के लिए आप यहाँ पे हो टाइप करोगे। तो जब आप हो टाइप करोगे ना, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये आपका यूज़र नेम, और इससे आपको पता चल जाएगा कि ये आप कौन से यूज़र पे हो। तो ये आपका यूज़र बताता है। आप जब लिनक्स क्रिएट करते हो ना, तब ये यूज़र आपका उस समय क्रिएट होता है, और इससे आपको पता चल जाता है कि आप कौन से यूज़र हो। तो अब हम लोग जानेंगे धीरे धीरे कि होस्ट नेम आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दो तरीके का आपको दिख रहा है। एक किंगस्टन SE80, कभी कभी ये चेंज हो जाता है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये तो आप सीधी सीधी बात है, यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन है आपका, जो आप लॉगिन किए हो वो आपको दिखा रहा है। लेकिन ये क्या है, ये किंगस्टन TTY। ये देखिए TTY क्या है ना, कि ये क्या करता है कि सिस्टम D को लोड करता है। अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो ये कुछ फाइल को प्रिंट करता है जो आपके
लिनक्स पे जब कर्नल लोड होता है ना, तो कर्नल लोड होने के पहले एक प्रोग्राम लोड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम डी फाइल। और वो फाइल क्या करता है कि आपका जो भी बूट स्ट्रैप वगैरह है या बोले तो कुछ सर्विसेज वगैरह है, वो सारा कुछ आपका ये लोड करता है। जो सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है ना, उन सारी चीज़ों को ये लोड करता है, चाहे वो आपका विंडोज़ ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका लिनक्स क्यों ना हो। तो दोनों में थोड़ा फ़र्क रहता है। तो अभी तो फिलहाल लिनक्स का क्लास चल रहा है, इसलिए हम लोग लिनक्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ है, TTY2 ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, लेकिन ये बहुत रेयर केस होता है, कभी ये देखने को मिलता है, कभी कुछ और आ जाता है। तो ये बेसिकली आपका ना ये लॉगिन स्क्रीन होता है। इतना डेप्थ में नहीं घुसेंगे अभी हम लोग, सिर्फ जानेंगे कि ये आपका ये यूज़र है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि होस्ट नेम क्या होता है। तो देखिए, होस्ट नेम के लिए आपको क्या करना होगा, पहले यहाँ पे टाइप करना होगा होस्ट नेम। जब आप ये होस्ट नेम टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लोकल होस्ट। अब ये लोकल होस्ट है क्या, ये लोकल होस्ट ये आपका ये जो लिनक्स है ना, ये लिनक्स है आपका लोकल होस्ट, और ये लोकली चल रहा है। आप क्या हो, एक होस्ट हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी देखोगे आप, ये root@localhost ये दिख रहा है ना आपका, ये जो सेल है, सेल में आपका लिखा हुआ आ रहा है कि आप अभी लोकल होस्ट यूजर हो, ठीक है ना। अब एक और तरीका है जिसको हम लोग देख सकते हैं, इसके लिए कमांड यूज होता है होस्ट। तो अगर आप सिंपली HOST लिखते हो या S होस्ट, तो एक सेकंड, ये अभी ओपन नहीं हो रहा है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि etc फाइल पे जाना पड़ेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना होगा cat etc, और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा होस्ट। जब ये हम लोग होस्ट फाइल पे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन फिर से एक मिस्टेक हो गया, कोई नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे स्लैश देने भूल गए थे। तो अब यहाँ आप देखेंगे कि जब मैंने etc फाइल के अंदर ये होस्ट फाइल को मैंने प्रिंट करवाया कैट के मदद से, तो इनमें आपको यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे होस्ट, लोकल होस्ट, डोमेन ये सब दिख रहा है ना। तो यहीं से आप चेंज कर सकते हैं अपने डोमेन को। जब आप कोई भी वेबसाइट को होस्ट करोगे ना, तो आपको यहाँ से ही चेंज करना पड़ेगा। ये जो 1 दिखा रहा है ना, ये आपका IPv6 के लिए यूज होता है, और ये वाला IPv4 के लिए यूज होता है। यहाँ पे आपका अभी लूप बैक IP एड्रेस चल रहा है, ये आपका यूजर नेम्स वगैरह है, और यहाँ पे आप अपना डोमेन दे सकते हो जो भी आपको होस्ट कराना है। तो फिलहाल के लिए इतना समझते हैं, ये चेंज करने भी हम लोग सीखेंगे कैसे किया जाता है। फिलहाल मैं अभी दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे क्या है और कहाँ पे क्या नहीं है, तो ये आपको एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब एक और कमांड है जो कि है uname-a, uname-a, और एक और हो जाता है uname-r। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, अभी आप खुद बताएं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका मतलब क्या होता है, बिना गूगल पे सर्च किए। तो देखिए, uname-r में आपको क्या होता है, ये सिर्फ आपको कर्नल के बारे में बताता है कि आपका कर्नल क्या है, उसका वर्जन क्या है। लेकिन अगर uname-a की बात करूं मैं, तो यहाँ पे आपको बता देता है कि आपका होस्ट नेम क्या है, आपका कर्नल का वर्जन क्या है। इसके बाद फिर यहाँ पे कुछ डेट्स वगैरह बताएंगे, और साथ ही साथ जो भी आपका ये लिनक्स है या विंडोज़ है, ये वो आपको बताता है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ आपको बताए जाएंगे, और यहाँ पे कुछ नया नहीं, बस ये सब है। ये आपको कंप्लीट एक बार में बताता है, और इसमें सिर्फ आपको कर्नल के बारे में बताता है। तो ये भी एक कमांड आपको लिख लेना चाहिए अपने नोटबुक पे, वरना मैं तो नोट्स दूंगा ही खुद से बनाकर, तो आपको सारा कुछ उसमें पता चल जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि ये होस्ट नेम का जो फाइल है, ये आखिर रहता कहाँ पे। तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो पे भी बताया था, इस वीडियो पे भी मैं बता देता हूँ। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको etc डायरेक्टरी पे जाना है। जब आप etc डायरेक्टरी पे जाओगे तो यहाँ पे आपको होस्ट नेम और होस्ट ये सारा कुछ आपको दिख जाएगा इसी पे। यहाँ पे आपको सिस्टम डी का फाइल भी शायद मिल सकता है, जो कि हाँ, ये रहा वो सिस्टम डी का फाइल, ये देख रहे हो ना आप सिस्टम डी। तो यहाँ से बूट स्ट्रैप वगैरह या जो भी लिनक्स का कंपोनेंट्स, सर्विसेज है, सब यहाँ से लोड होता है। इसमें पाथ, डायरेक्टरी, सब कुछ यहाँ पे ऐड किया गया है। तो ये सारा फाइल को हम लोग को छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आप छेड़छाड़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक बैकअप फाइल बना लेना चाहिए, जिससे सुविधा होगा आपको। तो यहाँ मैं दिखाता हूँ, ये देखो आप, होस्ट नेम यहाँ पे एक फाइल है,
और यहाँ पे एक होस्ट नेम से एक फाइल है, तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो। लेकिन जो भी एडिट करोगे आप, तो उससे पहले आपको एक बैकअप क्रिएट कर लेना है। तो अब जैसे कि आपको अगर होस्ट नेम चेंज करना है, ठीक है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, वापस से बैक चले जाता हूँ। अब जैसे आपको अपने होस्ट को चेंज करना है, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होता है। एक होता है कि आप इसको सिर्फ टेम्पररी के लिए चेंज कर सकते हो, और एक होता है परमानेंट, जो कि आपका हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। तो पहला जो टेम्पररी है वो हम लोग ट्राई करेंगे, जिसके लिए हम लोग को देना पड़ेगा सूडो। देखो यहाँ पे मैं पहले से ही रूट पे हूँ, इसलिए अगर मैं सूडो नहीं भी देता हूँ तो चलेगा। लेकिन आप अगर नॉर्मल यूज़र पे आप काम कर रहे हो तो फिर आपको सूडो देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ सूडो नहीं देने वाला हूँ, सिंपली टाइप करूँगा मैं यहाँ पे होस्ट नेम, और यहाँ पे जो भी होस्ट मुझे सेट करना है, जैसे मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे एंडी हुक, तो मैं यहाँ एंडी हुक दे दूंगा। और जैसे मैं यहाँ पे एंडी हुक दे दूंगा तो यहाँ पे सेल चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका जो सेल है ना, वो अभी टेम्प फाइल पे जो भी आपका सेल रन हो रहा है वो आपका टेम्पररी के लिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अब करंट के लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अपने सेल को वापस से, यानी रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो इसके लिए कमांड होता है EXEC, और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा बैश। बैश क्यों देना पड़ेगा बताता हूँ मैं। आपका जो सेल है ना वो बैश पे चलता है, इसलिए। तो जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे एंडी हुक आ जाएगा, root@एंडी हुक, देख रहे हो ना आप। तो ये आपका होस्ट नेम अभी क्या हो गया, एंडी हुक। और वो जो किंगस्टन था मेरा, मैं दिखाता हूँ आप लोग को, एक सेकेंड। CD होम और CD किंगस्टन, ये मेरा यूजर है। ये मेरा यूजर क्या है, किंगस्टन, और मेरा होस्ट नेम क्या है, एंडी हुक। ठीक है ना, जिस तरह विंडोज पे होता है बिल्कुल सेम है। यहाँ पे कुछ अलग नहीं देखने को मिलेगा, बस वही है। बस आपको कमांड से आपको इसको काम करना है और सिंपल है। तो ये किंगस्टन मेरा यूजर हो गया जो मैंने फाइल क्रिएट किया था विंडोज लोड, लिनक्स लोड करने के टाइम पे, और ये मेरा यूजर हो गया, सॉरी होस्ट नेम हो गया एंडी हुक। अब मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन जब आप क्या करोगे कि आप टर्मिनल एक बार क्लोज करोगे और फिर से जब ओपन करोगे तो ये एंडी हुक चेंज हो जाएगा, या जब आप सिस्टम को रिस्टार्ट करोगे लिनक्स को, तब आपका ये एंडी हुक चेंज हो जाएगा, वापस से लोकल होस्ट हो जाएगा। तो ये तो आपका टेम्पररी था। अब परमानेंट कैसे चेंज किया जाए इसको, तो परमानेंट के लिए क्या करना होगा कि इसके लिए आपको एक कमांड है होस्ट नेम CTL। तो वो दिखाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, होस्ट नेम सॉरी सिस्टम CTL, शायद ये था, हाँ सिस्टम CTL। आप यहाँ से भी आप देख सकते हो कुछ फाइल्स वगैरह, मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस ये कमांड आप जान लो। ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कमांड से होता क्या है। फिलहाल के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, वरना मैं तो दे ही दूंगा फाइल जो कुछ भी है, लेकिन जब तक मेरा तो लेट हो जाएगा ना आप लोग को फाइल देने में, तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से अगर नोट डाउन कर रहे हो तो। अब एक कमांड हो जाता है होस्ट नेम CTL, वो तो सिस्टम CTL था, होस्ट नेम CTL। जब ये हम लोग देंगे तो इसमें क्या होता है कि OS का डिटेल आपको बताता है, आपका जो एक्चुअल होस्ट नेम है ना वो आपको बताता है यहाँ पे। तो यहाँ देखो आप, यहाँ पे स्टैटिक होस्ट नेम क्या बता रहा है, लोकल होस्ट, और जो हमने चेंज किया था वो एंडी हुक बता रहा है। तो ये अभी टेम्पररी के लिए है। साथ में आपको यहाँ पे चेसिस का नंबर, मशीन का ID, बूट ID, वर्चुअलाइजेशंस के बारे की आप VMware पे इंस्टॉल किए हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम क्या है, CentOS सिस्टम 9, कर्नल का वर्जन क्या, आर्किटेक्चर क्या, हार्डवेयर क्या है, सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। एक और होता है नियो फैच करके कुछ होता है एक, जो कि अभी इस पे इंस्टॉल नहीं है, लेकिन ये चीज अगर आप काली में देखोगे ना तो वहां पे आपको मिल जाएगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को काले लिनक्स पे, ये देखो नियो फैच, और यहाँ पे आपको आपका लिनक्स का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे बता देगा। इसका कमांड आप देख लो क्या है, नियो फैच, ठीक है ना। और यहाँ से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा अपने काले लिनक्स से रिलेटेड। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिखाता हूँ मैं, देखो पहले तो ये देख लो कि यहाँ पे आप
इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी आप देख सकते हो अपने लिनक्स का, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे क्यों नहीं शो हुआ NeoFetch, क्योंकि यहाँ पे रिपोजिटरी में ऐड नहीं किया गया था इस पैकेज को, ठीक है ना। तो मैं रिपोजिटरी पे भी आऊँगा कि वो है क्या चीज़। फिलहाल के लिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब आते हैं हम लोग इसको परमानेंट चेंज कैसे किया जाता है उस टॉपिक पे। तो परमानेंट चेंज करने के लिए एक कमांड होता है होस्ट नेम CTL, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा सेट, इसके बाद हाइफन, फिर होस्ट नेम, और यहाँ पे आपको जो भी आपको देना है, जैसे मैं यहाँ देना चाहता हूँ व्हाइट डेविल, पहले तो क्या एंडी हुक था, है ना, ये याद रख लो आप क्या है ये। अब मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे व्हाइट डेविल, ओके। मैं एंटर करता हूँ और फिर से जैसे कि मैंने आपको बताया था। अच्छा, आप बताओ कि अब करना क्या है, यहाँ क्यों शो नहीं हुआ। वीडियो पॉज करके आप कमेंट में बताना कि क्या कमांड होगा इसके लिए। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। इसके लिए कमांड होता है वही, आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अपने बैश को, EXEC देन BASH, ओके। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे इसको, अपने बैश फाइल को, तो ये रिफ्रेश हो जाएगा और हम लोग का जो ये व्हाइट डेविल है ये परमानेंट सेव हो गया। अब ये जानेंगे कैसे कि ये परमानेंट सेव हुआ। तो चलिए इसके लिए एक कमांड था जो होस्ट नेम CTL, और यहाँ आप देख लो कि ये जो स्टैटिक होस्ट नेम है अब ये व्हाइट डेविल हो चुका है स्टैटिकली, अब ये परमानेंट हो गया आपका। वरना आप चाहो तो वापस से लोकल होस्ट टाइप करके उसको आप परमानेंट बना सकते हो, जो कि वो आपको एक्चुअल में दिखता था। ये तो हम लोगों ने इसको एडिट किया है होस्ट नेम फाइल को। तो इस तरीके से आप अपने होस्ट नेम को एडिट कर सकते हो। अब हम लोग सीखेंगे लोकल होस्ट IP को कैसे चेंज किया जाता है। तो इसके लिए पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। ये जो व्हाइट डेविल है ना, मैं इसको पिंग करके दिखाता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, क्लियर देन पिंग। मैं एक चीज आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, अभी ये शो क्यों नहीं हो रहा मुझे समझ नहीं आ रहा, दिखाता हूँ मैं। ओके, तो अब ये पिंग होने लगा। मैं इसको यहाँ पे पॉज कर देता हूँ। तो यहाँ आप क्या देखने को मिल रहा है, आपको क्या समझ आ रहा है, यहाँ से देख लो आप। अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो बिल्कुल बताएं। तो जब आप इसको पिंग किए हो ना व्हाइट डेविल को, तो ये आपका जो लोकल होस्ट सिस्टम है ना, ये अपने सिस्टम को ये पिंग कर रहा है। जैसे हम लोग 127 को पिंग करते हैं NIC कार्ड को चेक करने के लिए, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये काम कर रहा है। अब इसको करना क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके लिए आप लोग को होस्ट फाइल पे जाना पड़ेगा, जहाँ से आप डोमेन वगैरह चेंज करते हो। लेकिन उससे पहले, उसको छेड़छाड़ करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक बैकअप फाइल बनाएंगे। ये वाला, ये जो होस्ट फाइल था ना, जिसपे आपका लोकल होस्ट डोमेन वगैरह, जो मैंने IPv6 और IPv4 के बारे में बताया था, इस फाइल को हम लोग को कॉपी करना है। तो इसको कॉपी करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली cp etc होस्ट। ये होस्ट फाइल तो मैंने पहले से दे रखा है, एक काम करता हूँ इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये etc फाइल के अंदर पे होस्ट फाइल पे जो था हम लोग का वो फाइल है, ठीक है ना। अब हम लोग इसको बैकअप करेंगे कहाँ पे, तो इसको हम लोग बैकअप करेंगे होम किंगस्टन डायरेक्टरी पे। किस नेम से हम लोग सेव करेंगे, सिंपली होस्ट डॉट बैकअप, ओके। और ये हम लोग को कॉपी हो चुका है, मैं दिखा देता हूँ कॉपी हुआ भी है या नहीं। ये देख लो आप, होस्ट डॉट BAK। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये देख लो आप, ये कॉपी हो चुका है बिल्कुल। तो अब हम लोग को ओरिजिनल फाइल को छेड़छाड़ करना है, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस करना है। तो उसको चेंजेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नैनो का यूज लेना पड़ेगा, फाइल एडिटर है ये। तो अब हम लोग आ चुके हैं नैनो फाइल की मदद से होस्ट फाइल के अंदर पे।
तो अब हम लोग इसमें क्या करना है कि अगर इसको चेंजेस करना है तो इस पे चेंजेस करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे जो भी फाइल आपको दिख रहा है ना, ये सारे के सारे फाइल को आपको रिमूव कर देना है। तो इसके लिए करना क्या होगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले तो मैं यहाँ पे क्या था, एक सेकंड, मुझसे शायद एक मिस्टेक हो गया। आपको यहाँ पे एंटर देना है और यहाँ पे आपको 127 टाइप करना, 127.0.0.1। ये तो आपका लूप बैक आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको लोकल होस्ट यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। ये तो आपका लोकल होस्ट हो गया। अब आपको मान लिया जाए कोई वेबसाइट को आपको होस्ट करना है, तो होस्ट आपको अपने सिस्टम से करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो भी होस्टिंग आईपी होगा, जो भी आईपी एड्रेस होगा, जैसे कि वो इलास्टिक आईपी होता है या बोले तो डायनेमिकली आईपी होता है, तो वो आपको आईपी यहाँ पे दे देना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं, बेसिकली यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे दे देता हूँ 127.0.1 और 1, ठीक है ना। ये मेरा हो गया। और यहाँ पे मैं वाइट डेविल दे देता हूँ इस जगह पे। वाइट डेविल मेरा यूजर नेम था, होस्ट नेम था। और बाकी का ये जो भी है ना पीछे में, इन सब को आपको रिमूव कर देना है। और ये जो लोकल होस्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ कि वाइट डेविल यहाँ पे दे देता हूँ, क्योंकि मेरा जो होस्ट नेम है वो तो वाइट डेविल है, वाइट डेविल। देन ये जो लोकल डोमेन दिख रहा है यहाँ पे, आपको वो डोमेन नेम होगा। जैसे कि मैं दे देता हूँ यहाँ पे माई domain.com। तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया। और जो नीचे में भी है, ये सबको मैं रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ लोकल होस्ट होगा यहाँ पे बस। और यहाँ पे आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जो भी है। अब यहाँ पे आप बताएं कि यहाँ पे ये आईपी 127.0 और 1 क्यों है। यहाँ पे वो आईपी आप दे सकते हो जो आपको होस्ट कराना है। जैसे होता है ना कि आप टेस्टिंग पर्पस के लिए अपने सिस्टम से होस्ट कराते हो, तो आप यहाँ पे वो आईपी डाल सकते हो और साथ में आप यहाँ पे उसका डोमेन डाल सकते हो। और ये जो वाइट टेबल है ना, ये आपका जो लोकल होस्ट है उसका नेम है ये। और यहाँ पे लूप बैक आईपी एड्रेस और यहाँ पे IPv6 का ये आईपी एड्रेस। तो अब यहाँ पे आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, आप सिंपली इसको सेव कर देना है। सेव करने के लिए Ctrl+X, देन यहाँ पे पूछ रहा है वाई और नो, यानी यस और नो, सिंपली वाई और एंटर। और ये मेरा सेव हो गया। अब चलो हम लोग इसको पिंग करके देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। पिंग वाइट डेविल। तो हम लोग का जो होस्ट नेम है वो चेंज हो चुका है वाइट डेविल पे। और ये 127.0.1 जो शो हो रहा है, ये मेरा डोमेन का आईपी एड्रेस है जो हम लोग होस्ट कराना चाह रहे थे। अब इसको मैं क्या करता हूँ, पॉज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ना अपना जो भी लोकल होस्ट है उसको आप होस्ट कर सकते हो। यहाँ से जो भी डोमेन वगैरह आप यहाँ से होस्ट करा सकते हो। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैकेट मैनेजर के ऊपर। मैं क्या करता हूँ कि जो भी हमने टॉपिक को डिस्कस किया है उन सारे टॉपिक को मैं रिमूव कर देता हूँ। जैसे कि होस्ट नेम गया, लोकल होस्ट आईपी डोमेन गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पैकेट मैनेजर। तो अब हम लोग पैकेट मैनेजर से रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे। अब जिस तरीके से आप प्ले स्टोर से आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आप इंस्टॉल करते हो जो कि विंडोज़ पे रहता है, उसी तरीके से आप लिनक्स पे इंस्टॉल करते हो एप्टीट्यूड के मदद से। एप्टीट्यूड मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ये काले लिनक्स पे जाके, क्योंकि एप्टीट्यूड CentOS पे नहीं है। मैं रूट यूज़र पे जाता हूँ यहाँ पे। ये देख लो आप, इसके लिए कमांड होता है एप्टीट्यूड सर्च। और आपको जो भी चीज़ आपको चाहिए, जैसे यहाँ पे ARP स्कैन पैकेज है, तो आप चेक कर सकते हो कि ये कमांड है क्या, ये है भी और नहीं भी। तो ये उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। अगर आपको
और भी डिटेल में जानना है कि एप्टीट्यूड है क्या, तो उसके लिए तो फिर मैन कमांड है ही। सिंपली टाइप कर लो आप मैन, और जो भी आपको कमांड जानना है, जैसे कि LSOF, ये एक कमांड होता है, ये भी आप लिख सकते हो। इसका काम क्या है मैं बताता हूँ। ये देखो, जो भी लिस्ट ओपन फाइल्स वगैरह है ना, उससे रिलेटेड बताता है। मतलब कि जब आपका सिस्टम रन होता है, जो भी फाइल आपका यूज होता है रन टाइम प्रोसेस पे, जैसे कि आपका जो रैम है वो टेम्पररी फाइल को होल्ड करता है, जैसे कि आपका बूट वगैरह हो गया, बूट से रिलेटेड फाइल वगैरह। तो जो भी फाइल कनेक्टेड है जिस जगह से, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका विंडोज है, यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट है जो कि गेम चल रहा है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ GTA 5 चल रहा है, तो GTA 5 को मान लो कि आप यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, GTA 5 चल रहा है, ये तो हम लोग को पता है। तो अगर आप GTA 5 के जो फाइल है यहाँ से आप अगर उसको रिमूव करना चाहते हो, तो वो रिमूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका GTA 5 चल रहा है, वो बोलेगा कि ये फाइल से एक जो एप्लीकेशन है वो अभी रन हो रहा है, आप जब उसको क्लोज कर दोगे तब वो डिलीट होगा। होता है ना इस तरीके से। तो जस्ट वही चीज यहाँ पे भी है। कहाँ चला गया? हाँ, यहाँ पे भी है। जो भी आपका फाइल से रन हो रहा है वो सारा कुछ आपका ये बताता है, ये लिस्ट करके बताता है कि कौन कौन सा फाइल अभी ओपन है और उस फाइल से अभी क्या क्या चीज चल रहे हैं, कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं। तो वो सारा कुछ आपको LSOF से बताता है। तो ये भी एक कमांड आप चाहो तो अपने नोटबुक पे लिख सकते हो, वरना ये भी मैं दे ही दूंगा आप लोग को। और जब आप मैन कमांड की मदद से आप कोई भी चीज को आप देखते हो तो अच्छे से देखना, ठीक है ना। जब आप ये पढ़ लोगे फिर यहाँ पे ऑप्शन देता है कि आप क्यू की मदद से इसको आप क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ पे वही चीज है। तो अब मैं क्या बात कर रहा था, पैकेट मैनेजर के बारे। हाँ, तो एप्टीट्यूड की मदद से भी आप देख सकते हो, या फिर आप APT होता है ना जो शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, APT गेट इंस्टॉल। तो APT गेट इंस्टॉल की मदद से आप क्या कर सकते हो, या फिर बोले तो सिंपली APT इंस्टॉल। और जो भी आपको इंस्टॉल करना है, जैसे कि यहाँ पे वाइन है। अब ये वाइन है क्या? वाइन क्या करता है कि आपका जो भी एप्लीकेशन है ना विंडोज का, बेसिकली EXE यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो फाइल को आप लिनक्स पे वाइन के मदद से इंस्टॉल करा सकते हो। तो अब हम लोग पैकेट मैनेजर से रिलेटेड और भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं वापस CentOS पे आता हूँ, और मैं यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो पे बताया था कि इस पे कौन सा कमांड होता है जो कि इंस्टॉल कराने में हेल्प करता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट पे जरूर बताएं। तो यहाँ पे yum यूज होता है, YUM। यम कमांड के मदद से हम लोग इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल जैसे प्ले स्टोर के मदद से हम लोग इंस्टॉल कराते हैं ना कोई भी एप्लीकेशन, यम भी वही कराता है कि यम की मदद से आप इंस्टॉल करा सकते हो, APT की मदद से आप इंस्टॉल करा सकते हो। PKG होता है, जैसे टर्मक्स पे हम लोग PKG लिखते हैं ना, PKG इंस्टॉल करके इस तरीके से PKG, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टर्मक्स पे भी इंस्टॉल करा सकते हैं। तो यम जो है ये बहुत पुराना पैकेट मैनेजर है, ये अब यूज नहीं होता है। लेकिन अब आप बोलोगे कि तो फिर आप यम से कैसे अभी भी इंस्टॉल कर पा रहे हो? तो मैं बताता हूँ कि आज के टाइम पे DNF पैकेट मैनेजर काम करता है, यम अब काम नहीं करता है। लेकिन अब मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि आपने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया, ठीक है, और बहुत बड़ा कोडिंग आपने किया, ठीक है, बहुत आपने मेहनत किया पूरा रात जग कर, और अचानक से क्या हुआ कि मान लो कि मैं लिनक्स का हेडक्वार्टर का मैनेजर हूँ, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मेरा मूड चेंज हो गया कि मैं बोलूँगा चलो हटा यार APT अब नहीं, अब कुछ अलग कमांड होगा जिसके मदद से इंस्टॉल होगा, जो कि होगा KGS नाम से या KGF नेम से अब इंस्टॉल होगा। KGF इंस्टॉल जो भी पैकेट का मैनेजर या वाइन जो भी है पैकेट मैनेजर, जो भी पैकेज वगैरह। तो मैं इस तरीके से देता हूँ, जैसे कि KGF इंस्टॉल और पैकेट का नेम, जैसे कि मैं दे देता हूँ यहाँ पे वाइन। तो मैं रातों रात मैंने चेंज कर दिया पैकेट मैनेजर KGF। अब आप यहाँ पे आइडिया लगाइए कि कितना बड़ा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। जिन्होंने कोडिंग किया है और अपने कोडिंग पे अगर ये पैकेज को उन्होंने लगा रखा है, तो अगर मैं चेंज कर दूंगा
ये पैकेज नहीं, मतलब APT लगा रखा है और मैंने चेंज कर दिया, तो उनको तो वापस से अपने कोड को सब कुछ सही करना पड़ेगा। अब अगर बहुत बड़ा कोडिंग, अगर उसमें अब मैं अगर हर एक बंदा अगर चेंज करने लग गया तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, कितना प्रॉब्लम होगा, कितना हैक्टिक हो जाएगा, कंफ्यूजन होगा, तो फिर ऐसे में तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो यम है, यम को लिंक कर दिया गया DNF से। तो यानी कि जिस तरीके से लिंक होता है ना, मैं दिखाता हूँ, जब विंडोज़ पे आप कोई भी गेम को रन करते हो, जैसे GTA हो गया, तो GTA का जो मेन फाइल है वो तो आपका विंडोज़ फोल्डर के अंदर पे होता है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये डिस्क C में होता है और प्रोग्राम फाइल्स या तो 86 पे होता है या फिर इस पे होता है, जो कि मेरा मेन 64 है, या तो इस पे होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका लिंक क्या हो रहा था, आपका गेम, तभी तो वो रन होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये लिंक कैसे हुआ है, कहाँ पे हुआ है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इसके लिए कमांड है ls-l यूजर बिन, और यहाँ पे एक यम नेम से एक फाइल क्रिएट है। तो जब हम लोग इसको एंटर करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा DNF करके। ये क्या बता रहा है, ये जो एरो करके बता रहा है कि ये जो यम है ना, ये लिंक क्या हुआ है DNF से, ये यम DNF से लिंक किया हुआ। और अब मैं थोड़ा इधर आगे की बात करूं, इधर तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये आगे में L करके जो दिया हुआ है, ये L का मतलब होता है लिंक। तो जहां भी आप इस तरीके से देखो कि ये L बता रहा है, तो उसका मतलब हो जाता है लिंक। और ये जो बाकी का जो ये है ना, RWX, ये क्या है, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए आपको इतना जान लेना है कि L का मतलब होता है लिंक। अब अगर आपको इंस्टॉल करना है कोई भी चीज़, जैसे कि मैं अगर इंस्टॉल करना चाहता हूँ DNF इंस्टॉल GIMP-y का मतलब होता है यस। अगर आप ये यस नहीं दोगे तो बाद में आपको पूछेगा कि यस और नो का ये ऑप्शन आ जाता है। तो उससे पहले ही अगर आप y दे दोगे तो ये नहीं पूछेगा आपको कि क्या आपको इंस्टॉल करना है या नहीं करना है। तो ये उस चीज़ के लिए, और GIMP ये इमेज के लिए होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एंटर कर देता हूँ, और जब ये आप एंटर करोगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। सो फाइनली गाइज, ये इंस्टॉल हो चुका है। तो अब अगर ये जो भी फाइल हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, इसको अगर देखना है अगर आपको, तो सिंपली सो एप्लीकेशन पे जाना होगा, और यहाँ पे GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, ये जो GIMP है हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब अगर आपको इसको रिमूव करना है तो उसके लिए एक कमांड होता है DNF रिमूव, और जो पैकेज का नाम था, जो भी हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, क्या नेम था वो, सिंपली आपको यहाँ पे DNF इंस्टॉल की जगह पे आपको रिमूव दे देना है, REMOV रिमूव, देन एंटर। तो यहाँ पे पूछेगा यस और नो, क्या आप इसको रिमूव करना चाहते हो या नहीं। तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे यस, और ये रिमूव हो जाएगा। इरेजिंग डेटा कर दिया है ये, और ये सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। अब जब वापस आप देखोगे एक्टिविटीज पे जाके प्रोग्राम पे, तो यहाँ पे वो प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, वो है रिपोजिटरी। तो हम लोग पैकेट मैनेजर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और आते हैं अपने रिपोजिटरी पे। अब ये क्या चीज़ है, तो जो भी हम लोग पैकेट वगैरह इंस्टॉल करते हैं, तो वो जो भी पैकेट मैनेजर है, जैसे DNF है, तो DNF को पता कैसे चलता है कि हम लोग को इंस्टॉल कहाँ से कराना है और क्या करना है। तो इसके लिए एक लिंक दिया हुआ रहता है, जो कि आपके लिनक्स पे कनेक्टेड रहता है। जो भी फाइल या पैकेज आप डाउनलोड कर रहे हो या एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो, तो वो उसके लिए आपको नेटवर्क एक्सेस का ज़रूरत पड़ता है, कि जिस जगह से वो डाउनलोड करेगा। जैसे कि मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ आप लोग को। जैसे मान लिया जाए कि आपको कोई फाइल डाउनलोड करना है अपने लिनक्स पे, ठीक है ना। ये मान लेते हैं कि GIMP है, जो कि हम लोग जस्ट डाउनलोड किए थे। तो ये डाउनलोड करने के लिए कहीं ना कहीं से तो डाउनलोड होगा ना कोई तो सोर्सेस होगा। तो वो जो सोर्सेस होता है ना, वो हम लोग ऐड करते हैं अपने रिपोजिटरी पे, जिसकी मदद से क्या होता है कि जो हम लोग का पैकेट मैनेजर है, वो खोजता है अपने रिपोजिटरी पे कि कौन सा सोर्सेस है जहाँ से हम लोग को लाना है GIMP को। तो फिर वहाँ से वो फैच करता है फाइल को, डेटा को ऑनलाइन सर्च करता है, और वहाँ से डाउनलोड कर देता है आपका ये
जिम्प एप्लीकेशन को, जो कि इमेज मैनिपुलेशन के लिए काम आता है। अब मैं दिखाता हूँ कि आपके CentOS पे जो रिपोजिटरी लिस्ट है वो कहाँ से आपको मिल सकता है। तो उसके लिए एक कमांड आता है, मैं दिखाता हूँ, yum repo list। यहाँ से आपको वो रिपो लिस्ट दिख जाएगा। तो मैं जो करने वाला हूँ वो लिनक्स पे अभी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि CentOS तो अभी ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है। आज के टाइम पे सबको जोश लगा रहता है कि वो काले लिनक्स चलाएंगे, उससे हैकिंग करेंगे। तो हम लोग अभी आते हैं काले लिनक्स पे। तो इस पे कहाँ पे रहता है? तो इस पे रहता है आपका cd/etc और apt। इसके अंदर पे आपको मिल जाएगा। जब आप यहाँ ls करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा फाइल मिलेगा, और यहाँ पे एक मिलेगा sources.list। तो ये वो सोर्स है जहाँ से आपका पैकेज वगैरह डाउनलोड होता है। अब मैं क्या करता हूँ, कैट के मदद से इसको प्रिंट कराता हूँ, या आप चाहो तो नैनो का भी यूज़ ले सकते हो एडिट करने के लिए। मैं यहाँ एडिट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस दिखा रहा हूँ। तो मेरे पास अभी सिर्फ सिंगल है, सिंगल एक सोर्स लिंक है। लेकिन जब आप अपने लिनक्स पे देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारा लिंक शो करेगा, और उसके साथ किसी किसी में होगा कि कुछ ऐसा है सामने में होगा, और इसके सामने में एक हैश आ जाएगा। वो हैश जो है वो क्या करेगा, वो स्किप करने के लिए होता है। तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे उतना डीपली। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि ये जो लिंक है ये मैंने खुद से क्रिएट किया था, और इससे क्या होगा कि इससे आप मैनुअली डाउनलोड करवा सकते हो। मैनुअली नहीं बोले तो सिर्फ आपको ये लिंक दे देना है, और जब आप ये फैच कराओगे तो ये क्या होगा कि ये आपका नेटवर्क रिपोजिटरी से ये इस तरीके से डाउनलोड होगा। मैं दिखाता हूँ आप लोग एक बार करके, वरना ऐसे नहीं समझ में आएगा। जब आप ये लिंक को डालोगे तो लिंक डालने के बाद आपको apt अपडेट करना पड़ेगा, apt अपडेट -y। और जैसे हम लोग apt अपडेट -y करेंगे तो ये अपडेट होना शुरू हो जाएगा, ये लिंक अपलोड होने के बाद। और फिर जो भी चेंजेस होगा उस दौरान एक पैनल आ जाएगा जो कि होगा नेटवर्क रिपोजिटरी से रिलेटेड ये पैनल। और यहाँ से आप जो भी फाइल वगैरह डाउनलोड कराना चाहते हो ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेटिक कर देगा। बस आपको यहाँ पे जाना है, ये नीचे वाले पे HTTPS यूज़ HTTPS प्रोटोकॉल, और इसको सेलेक्ट करने के लिए स्पेस बटन का यूज़ करना पड़ेगा कीबोर्ड से, देन अप्लाई। और जैसे ही आप कर दोगे तो जो भी पैकेज से रिलेटेड है, जो भी डाउनलोड आप कराना चाहते हो, वो ऑटोमेटिक लिनक्स के बिहाफ वो सारा लिंक लोड कर देगा आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। एक और है जो कि मैनुअली आप कर सकते हो। उसके लिए आपको काले लिनक्स का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, काले लिनक्स रिपोजिटरी, बस इतना आप सर्च करोगे पहला लिंक जो मिलेगा, और यहाँ पे वो पाथ बता देता है कि किस जगह पे वो sources.list है, वहाँ पे आपको जाना है। या आप नहीं भी जाओ तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको बस कमांड दिया, आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी करना है, उठा के आपको पेस्ट करा देना है। और जैसे ही आप ये पहला लिंक आप पहला जो कमांड ये पेस्ट कर दोगे, फिर आपको ये दूसरा जो लिंक है, ये वाला जो लिंक है, आपको इसको बस वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये मैं नहीं करने वाला हूँ। ये आप जब आपका करप्ट हो गया, अगर होता है कभी कभी जब आप जैसे Gpaligon पैकेज हो गया या फिर कोई भी वाइन पैकेज हो गया, कभी कभार हो जाता है कि करप्ट हो जाता है आपका सोर्सेस लिस्ट फाइल। तो उस टाइम आप क्या करो कि आप यहाँ पे जो भी सोर्सेस लिस्ट है, ये वाला जो भी ये फॉलो करने बोल रहा है, ये नेटवर्क एक्सेस के लिए, जो कि आपको हेल्प करेगा कोई भी पैकेज डाउनलोड कराने में। आप सिंपली इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, वरना आप एडिशनल फाइल के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये दरअसल एडिशनल फाइल के लिए ही है। ये आपको अगर कोई एक्सटर्नल चीज़ आपको अगर डाउनलोड कराना हो, ये वाला जो है ना, ये स्विच के लिए, जैसे कि जो भी डिफ़ॉल्ट वगैरह जो होता है, डिफ़ॉल्ट रिपोजिटरी जो होता है, जो भी मेन ब्रांच है, ये आप इसको भी ऐड कर सकते हो अपने लिनक्स पे यहाँ से भी। और ये खाली लास्ट स्नैपशॉट के लिए है। और जब ये सब हो जाए तो आपको sudo apt अपडेट यहाँ पे कमांड दे देना है, और ये सिंपली ये अपडेट कर देगा आपके काले रोलिक्स को। तो यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग कमांड है, लेकिन इतना नहीं देना है आप लोग को। बहुत सारा अलग अलग यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आपको इतना नहीं देना है। आप सिंपली अगर ये भी दे दोगे तो चलेगा। और इस तरीके से आप अपने लिनक्स को अपडेट करके आप कोई भी पैकेज को अपडेट इंस्टॉल करा सकते हो।
मैंने इसके ऊपर बहुत पहले एक बार वीडियो बनाया था ज़पेलिगन प्रॉब्लम से, कि आप ज़पेलिगन को कैसे इंस्टॉल करा सकते हो, और ये वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया, 65 लाइक्स और 7.6K का व्यूज़ भी मिला। साथ में बहुत कोई बोला वेरी थैंक्स वगैरह वगैरह, एंड थैंक्स अलॉट आप लोग का इतना सपोर्ट के लिए। साथ में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आया, किसी का PostgreSQL इंस्टॉल नहीं हुआ, तो किसी का कुछ फाइल इंस्टॉल नहीं हुआ। तो ये सब अगर हो रहा है ना आपको, तो इसके लिए आप यहाँ से इस रिपोजिटरी से इंस्टॉल करा सकते हो। वरना अगर कोई और प्रॉब्लम आता है आप लोग को, तो कमेंट सेक्शन पे आप टाइप कर दो, मैं देखूंगा कमेंट को, तो मैं उसके लिए सॉल्यूशन लेकर आ जाऊंगा। ओके, तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइल परमिशंस। तो रिपोजिटरी अभी हम लोग हटा देते हैं, और जो फाइल परमिशंस है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये आखिर है क्या। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं ये सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे दिखाता हूँ आप लोग को, ये बेटर है। तो फाइल परमिशंस बेसिकली है क्या, तो आपको याद है जब मैंने एक कमांड यूज़ किया था लिंक के लिए, शायद आप लोग को याद हो, तो जो कि यम और DNF से रिलेटेड मैंने लिंक के बारे में बताया था ना आप लोग को। तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो उसके लिए क्या था, ls-l था, क्या था आप कमांड, अगर आपको याद है तो आप बताने का कोशिश कीजिए कमेंट पे, वरना मैं तो हूँ ही, मैं ज़रूर बताऊँगा क्या था वो कमांड। तो हाँ, ls-l ही था, लेकिन वो था आपका, वो एक डायरेक्टरी पे मैंने यूज़ किया था जो कि था यूज़र और बिन, और एक फाइल था यम नेम से। तो मैंने यहाँ पे वो यूज़ किया था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए। मैं कितना बड़ा रखूँ इसे समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं काम करता हूँ, इसे 20 कर देता हूँ, ठीक है ये। हाँ, अब ये बिल्कुल ठीक है, अब ये विजिबल भी है। तो यहाँ पे ये लिंक के लिए ये कमांड, मतलब चेक करने के लिए, ये आपको परमिशंस के साथ आपको ये दिखाएगा ls-l, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हो, l का मतलब तो लिंक होता है, इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन ये rwx ये क्या है, तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं स्केच की मदद से। तो देखिए यहाँ पे एक और डायरेक्टरी है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था दिखाने के लिए, etc फाइल के अंदर में होस्ट नेम है, ठीक है। तो इसको अभी आप हटा लीजिए। ये परमिशंस के साथ अगर आपको देखना हो तो ls-l आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या है, एक हाइफन है, और यहाँ पे rw है, फिर एक हाइफन है, फिर rw है। मैंने ये कलर के साथ यहाँ पे दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आए। तो पहला जो हाइफन है, इसकी बात अगर मैं करूँ, तो ये जो पहला है ना, ये पहले में ही अगर आपको कभी L या फिर कभी D अगर शो हो रहा है, तो D का मतलब होता है डायरेक्टरी। ये बता रहा है कि जो फाइल है ना, ये होस्ट नेम, ये या तो फाइल होगा या तो डायरेक्टरी होगा। तो अगर यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐसे हाइफन है, मतलब कि ये फाइल है। अगर यहाँ पे कोई एक डायरेक्टरी होता तो यहाँ पे D शो होता, जैसे कि इट मीन्स दैट इट इज ए फाइल, ये अभी फाइल है। इंस्टेड हाइफन, अगर यहाँ पे हाइफन की जगह पे अगर सिंबल D होता, देन इट मीन्स dir, यानी डायरेक्टरी, तब वो डायरेक्टरी होता। अब जैसे यहाँ पे lrwx शो हो रहा है, जो कि लिनक्स पे जस्ट हम लोग अभी देखे थे, तो L का मतलब होता है लिंक, यानी वो लिंक किया हुआ है किसी अलग डायरेक्टरी से, DNF से। और ये जो rw है और इसके बगल में जो ये हाइफन है, ये आपका ये जो पूरा ये जो तीनों का तीनों है, ये ऑनर के लिए बताता है। जो आपका मेन जो ऑनर है वो अभी कौन है, वो किंगस्टन है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, कहाँ गया वो सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो किंगस्टन है ना, ये जो होस्ट नेम अभी जो होस्ट है वो वाइट डेविल है, और जो यूज़र है ये किंगस्टन। तो यूज़र किंगस्टन के लिए ये rwx शो रहा है, यानी कि फुल परमिशन है उसको। वो चाहे तो ये DNF को रिमूव भी कर सकता है, या हमको कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। अभी मैं बिल्कुल थैनोस बन गया हूँ, मतलब चुटकी बजाऊंगा और फाइल डिलीट हो जाएगा। तो rwx का मतलब क्या हुआ, r का मतलब होता है रीड, w का मतलब होता है राइट, और यहाँ पे अगर x आपका शो हो रहा है, जस्ट अभी हम लोग देखें ना, तो x का मतलब होता है फुल परमिशन, कि उसके पास परमिशन है कुछ भी करने के लिए। वरना अगर सिर्फ rw है तो वो सिर्फ रीड कर सकता है और राइट कर सकता है, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, रीड एंड राइट। बाकी अगर उसको कुछ चेंजेस और करना है तो उसके लिए x का परमिशन होना चाहिए, यानी x होना चाहिए। अगर x नहीं है किसी में, इसका मतलब कि उसके पास
परमिशन नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, या कोई भी परमिशन नहीं है उसको कुछ करने के लिए। तो अब आप बोलोगे कि तो इसको जानकर हुआ क्या? तो अगर आपको कोई फाइल अगर चेंज करना है, कुछ भी अगर करना है, तो चेंज करने के पहले मान लो आप एथिकल हैकिंग कर रहे हो और किसी सिस्टम पे आपने प्रिविलेज एस्केलेट कर लिया है, तो आपको तो चेक करना पड़ेगा ना कि आपके पास कितना परमिशन है, नहीं है। तो अगर आप इसके मदद से आप देख लोगे ls-l करके कोई भी फाइल को, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये फाइल को मैं छेड़छाड़ कर सकता हूँ। तो बहुत जगह इसका यूज़ होता है। तो ये बताता है ऑनर के बारे में कि ये आपका ऑनर है। फिर एक है ब्लू कलर से R, सिर्फ इसको रीड करने का ये मतलब कि परमिशन है, सिर्फ वो पढ़ सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो ये ग्रुप परमिशन, ये ग्रुप के लिए यूज़ होता है। जैसे हम लोग विंडोज़ पे ग्रुप देखते हैं ना कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, मैं स्केच के लिए एक पेन उठा लेता हूँ, रेड पेन उठाता हूँ, ठीक है। तो मान लिया जाए यहाँ पे एक, अरे यार एक सेकंड, हाँ, तो मान लिया जाए यहाँ पे एक यूज़र है, ये किंगस्टन नेम से। यहाँ पे एक यूज़र है, यहाँ पे है कोई वाइट डेविल नेम से। यहाँ पे एक यूज़र है जिसका नाम है एंडी हुक, ठीक है। अगर यहाँ पे एक मैं ग्रुप क्रिएट कर लूँ और अगर मैं परमिशन इस ग्रुप पे दे दूँ कि आप लोग सिर्फ जो भी इस ग्रुप में ज्वाइन होगा उसको सिर्फ रीड और सिर्फ राइट का ही परमिशन उसको मिला हुआ रहेगा। तो अगर मैं इस किंगस्टन को अगर ऐड कर दूं इस ग्रुप से, तो इस ग्रुप में जो भी ऐड होगा, यानी कि अब किंगस्टन के पास सिर्फ रीड एंड राइट का ही परमिशन है, रीड एंड राइट, बाकी इन दोनों के पास कुछ भी नहीं है अभी। तो अगर मैं चाहता हूं कि इस एंडी हुक को भी मैं परमिशन दूं, तो सीधा मैं इस ग्रुप से कनेक्ट कर दूंगा और फिर इसके पास भी रीड एंड राइट का परमिशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ग्रुप को समझ सकते हैं, जो कि विंडोज़ पे भी होता है। अगर आप विंडोज़ यूज़ किए हो बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो आपको पता होगा कि ग्रुप का मतलब क्या होता है। तो ग्रुप में आप ऐड कर सकते हो किसी को भी, और सिर्फ इतना तक ही सीमित नहीं है, और भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ग्रुप को। जैसे मैं अभी इतना डीपली नहीं बता पाऊँगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है, ये इसको सिर्फ अभी ये पूरा का पूरा जो है R और ये हाइफन, ये जो बीच वाला आपको दिख रहा है, ये ग्रुप के लिए होता है। और ये वाला जो ऑरेंज कलर का ये R और हाइफन, ये पब्लिक के लिए होता है। वो चाहे पब्लिक या अदर जो भी आप समझ लो, जैसे ये किंगस्टन ये मेरा हो गया, ठीक है, और ये वाइट डेविल कोई और है, ये एंडी हुक कोई और है, तो ये लोग तो अदर हो गए ना, अदर यूज़र है, तो उनके लिए ये वाला हो गया, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पे रूट यहाँ पे शो करेगा, ये जो रूट आपको शो कर रहा है ना, ये रूट आपका हो जाता है यूज़र रूट डायरेक्टरी। ये यूज़र का जो रूट डायरेक्टरी होता है ये उसके लिए होता है, और ये वाला जो होता है रूट, ये होता है यूज़र ग्रुप डायरेक्टरी। यूज़र का जो ग्रुप है ना, ये उसका रूट आपको यहाँ पे शो कर रहा है। और फिर यहाँ पे 1 जनवरी 6, 15, 35, ये जो भी आपको शो कर रही है आपका लिनक्स का इंस्टॉलेशन, जो भी डेट और टाइम है, जिस दिन को आपने इंस्टॉल करा है, ये उसका डेट आपको यहाँ पे शो कराएगा। और ये तो आपको डायरेक्टरी, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको करके, तब एक बार आपको क्लियरिटी हो जाएगा। तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ls-l और यहाँ पे etc then होस्ट नेम, जब हम लोग इतना देंगे, और यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से सो रहा है जिस तरीके से मैंने उस स्केच पे बताया था। यहाँ पे अभी सिर्फ हाइफन है, मतलब कि यहाँ पे ये फाइल है। इस हाइफन का मतलब होता है सिर्फ फाइल। ये भी होस्ट नेम, ये तो फाइल ही है ना, जिसको हम लोगों ने एडिट किया था होस्ट नेम के दौरान। फिर ये रीड एंड राइट है, सिर्फ इतना ही परमिशन है, ज़्यादा कुछ हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे R-हाइफन है, ये ग्रुप के लिए यूज़ होता है, और ये वाला R-हाइफन ये अदर यूज़र के लिए होता है। और ये जो जनवरी 24 यहाँ पे, और ये जो 1246 ये जो शो हो रहा है ना, ये आपका लिनक्स इंस्टॉलेशन डेट है। तो यही आपका इतना जो है ये परमिशंस के लिए, मतलब परमिशन जानने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि परमिशन देते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर बंदे को परमिशन देना है, तो वो आप कैसे दोगे। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि मैं काम करता हूँ, उसको क्लियर कर देता हूँ, और एक मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करता हूँ टच नेम से, और फाइल का नेम होगा यहाँ पे white devil.txt,
txt फॉर्मेट पे ये, देन एंटर। और मैं क्या करता हूँ कि वाइट टेबल के अंदर में कोई कंटेंट दे देता हूँ, एको, और इसके अंदर में मैं क्या करता हूँ, टाइप कर देता हूँ डू सब्सक्राइब। ओके, डू सब्सक्राइब। और इसको मैं क्या करता हूँ कि वाइट टेबल फाइल के अंदर पे सेंड कर देता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ, और ये वाइट टेबल के अंदर पे ये आ चुका है। देखिए ये जो है ना, ये आपको, ये जो भी मैंने किया ये मैं अगले वीडियो पे बताऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा अलग होगा, यहाँ पे मैं नहीं बता सकता हूँ। फिलहाल इतना समझिए इको का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको पूछूं तो इको का मतलब जो भी आप बोल रहे हो तो वो वापस आपको सुनाई देता है, मतलब कि आप जो भी यहाँ पे दोगे ये वही चीज़ आपको प्रिंट करके देगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे डू सब्सक्राइब यहाँ पे दिया, ये कमेंट, और ये कमेंट आपका ये वाइट टेबल के अंदर पे गया। अब गया या नहीं वो तो अभी चेक कर लेंगे हम लोग कैट कमांड के मदद से। और यहाँ पे डू सब्सक्राइब वाइट टेबल के अंदर पे आ गया। तो इस तरीके से आप कमेंट पास कर सकते हो। तो ये मेन टॉपिक नहीं था, हम लोग टॉपिक से बाहर जा रहे हैं। हम लोग एक काम करते हैं, ये वाइट टेबल पे आते हैं, इसको कॉपी करेंगे, देन इसका परमिशंस को हम लोग जानेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे ls-l देकर के whitedevil.txt फाइल को मैंने यहाँ पे दे दिया, और इससे मुझे पता चला कि मेरे पास सिर्फ परमिशन रीड एंड राइट का है, ये मेरा ऑनर का है। बाकी अगर ग्रुप का बात करूँ तो ग्रुप के पास सिर्फ R है, सिर्फ रीड करने का परमिशन है, और अदर यूज़र के पास सिर्फ रीड करने का। मेरे पास कोई अदर यूज़र है नहीं, यूज़र्स पे भी हम लोग जाएंगे जब हम लोग यूज़र क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल के लिए तो मैं अगर अपना देखूँ तो मेरे पास सिर्फ रीड एंड राइट का परमिशन है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को मैं एग्जीक्यूट करूँ, एग्जीक्यूट से क्या होता है कि जैसे जब आप कोई पैकेज है, फॉर एग्जांपल कोई पाइथन का कोई पैकेज है, वो काम करता है कोई हैक करने के लिए, कुछ हैक कराने के लिए या कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कराने के लिए, तो वो टूल को अगर जब आप परमिशन दोगे तभी वो रन होगा। तो रन कराने के लिए वो परमिशन देना पड़ता है, और वो परमिशन होता है एक्स, यानी कि वो एक्स का मतलब होता है कि वो एग्जीक्यूट, उसको एग्जीक्यूट करता है। जब हम लोग देखे होंगे कि एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि विंडोज़ पे रहता है exe फॉर्मेट पे, जैसे एंटर डबल क्लिक करते वो रन हो जाता है। तो अगर वो एग्जीक्यूट कराने के जो एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन है वो अगर हम लोग के पास ना रहे तो वो फाइल रन नहीं होगा। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और वहाँ पे आपको एक वार्निंग वगैरह या कुछ ऐसा आ जाता है, मुझे अभी याद नहीं है ढंग से, लेकिन हाँ आता है, और वो ब्लॉक कर देता है आपको इंस्टॉल कराने से। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जब आप एग्जीक्यूट का परमिशन दोगे तभी वो इंस्टॉल आपको करने में हेल्प करेगा, आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर मुझे परमिशन देना हो पर्टिकुलर फाइल या किसी चीज़ को, तो ये कोई फाइल है, ठीक है, तो अगर मुझे परमिशन देना है तो इसके लिए कमांड होता है chmod, एक और होता है chown, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसका मैं कमांड भूल गया हूँ। तो अगर मुझे याद होगा तो मैं क्या करूँगा कि जो भी फाइल जो कुछ भी होगा वो कंटेंट मैं आपको day 1 के फाइल पे ऐड करके दे दूंगा। तो फिलहाल मैं chmod की बात करता हूँ। chmod अगर chmod प्लस x करूँ तो क्या ये होगा, आप बताइएगा। बिल्कुल गलत, क्योंकि अगर मैं स्टार दूँ तो ये क्या करेगा कि ये जो किंगस्टन डायरेक्टरी के अंदर में जो भी फाइल है वो सब को एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि इसके अंदर में जितना भी फाइल होगा जो कुछ भी है, जैसे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इसके अंदर में क्या क्या है। तो अगर मैं ls करूँ तो इसके अंदर में इतना सारा फाइल है, और अगर मैं वो chmod कर देता तो ये सब को, ये जो कुछ भी जितना भी फाइल वगैरह है वो सब को एग्जीक्यूट करने का परमिशन दे देता। जैसे कि इसको दे देता, इसको दे देता, post.bak फाइल को दे देता, वाइट डेविल को भी दे देता। तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसके लिए फिर करना क्या होगा, तो इसके लिए बिल्कुल वही कमांड होगा लेकिन थोड़ा चेंजेस होगा, chmod प्लस x, और यहाँ पे आपको वो फाइल का नेम देना पड़ेगा whitedevil.txt। जब हम लोग ये दे देंगे देन एंटर, और अब हम लोग यहाँ अगर ls करते हैं तो यहाँ पे आप देखो कि सिर्फ वाइट डेविल ही ग्रीन हुआ है, बाकी का बाकी नहीं हुआ, मतलब सिर्फ वाइट डेविल को ही हमने परमिशन दे रखा है और बाकी किसी को नहीं। तो इस तरीके से आप परमिशन दे सकते हो। अब परमिशन में आपका और भी एक होता है 777, जैसे कि chmod 777, ये हम लोग तो
बहुत बार देखे होंगे, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए CH मोड में क्या होता है कि ये परमिशंस जो भी हम लोग देते हैं ना, उसके लिए अलग अलग नंबर दिया गया है। जैसे कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ। क्या करता हूँ मैं कि एक नोट पैड पे दिखाता हूँ। जैसे यही एक नोट पैड है, फाइल परमिशन तो अब ख़त्म होने ही वाला है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोग को। जैसे R हो गया, एक तो R हो गया, दूसरा हो गया W, और जो तीसरा है वो है X। तो रीड के लिए जो नंबर यूज़ होता है वो होता है 4 होगा, और इसके लिए होगा, राइट के लिए होगा 2, और परमिशन के लिए होगा 1। तो अगर मैं ये तीनों को ऐड करूं तो कितना होगा? 7 होगा। 4 + 2 और +1 7 होगा। तो यानी कि अगर मैं 7 दूं तो ये फुल परमिशन दे देगा। मतलब आपको समझ आया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ये वाला तो आपका ये ऑनर हो गया जो कि किंगस्टन है। अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक और दे देता हूँ RWX। इसको मैं एक काम करता हूँ, ऐसे सटा देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे RWX दे देता हूँ। तो इसके लिए भी 7 होगा, इसके लिए भी 7 होगा। ये जो बगल वाला है, ये जो ग्रुप के लिए यूज़ होता है, ये भी अगर मैं 7 दे दूँ इसके लिए, और इसको भी मैं 7 दे दूँ, तो ये 777 हो गया। क्योंकि अगर रीड राइट, अगर मान लिया जाए आपको सिर्फ रीड एंड राइट का ही सिर्फ परमिशन देना है किसी को, तो रीड एंड राइट के लिए फिर कितना देना होगा इस वाले को, ऑनर को? 4 + 2 कितना होता है? 6 होता है। तो यहाँ पे 6 होगा। और बाकी को अगर आपको देना है फुल परमिशन, इसको भी फुल परमिशन, इसको भी, यानी ग्रुप को भी फुल परमिशन देना और अदर को भी फुल परमिशन। लेकिन आप ऑनर हो और आपको सिर्फ रीड एंड राइट का परमिशन चाहिए सिर्फ, तो आप यहाँ पे 6 दे सकते हो। तो जो हम लोग यहाँ पे जैसे CH मोड +X और यहाँ पे 777 करते हैं ना, यानी फुल परमिशन, यानी ग्रुप के लिए भी फुल परमिशन, ऑनर के लिए भी फुल परमिशन और अदर के लिए भी फुल परमिशन। लेकिन मैं चाहता हूँ ऑनर को सिर्फ 6 मिले। अब देखिए ये तो कोई एक वैलिड नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको 7 कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ अदर को सिर्फ 6 मिले, उसको ये जो 1 है ना, यानी एग्जीक्यूट करने का परमिशन ना मिले, सिर्फ वो रीड एंड राइट करे। तो इसके लिए मैं ये ऐसे दे सकता हूँ। तो यही चीज़ है जो कि हम लोग यहाँ पे CH मोड +X करके देते हैं और यहाँ पे 777 देते हैं, और यहाँ पे हम लोग फाइल का नेम देते हैं। देखिए यहाँ पे जो +X है ना, +X का मतलब होता है कि सिर्फ X के लिए आप परमिशन दे रहे हो, यानी सिर्फ एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग CH मोड +X नहीं देंगे, या सिंपली हम लोग CH मोड देंगे और यहाँ पे नंबर देंगे, नंबर के अनुसार उसको परमिशन मिलेगा। और यहाँ पे वो फाइल, जैसे ये वाई टेबल है, तो वाई टेबल तो पहले से ग्रीन है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो host.ba की फाइल है ना, मैं इसको परमिशन देता हूँ और एंटर। फिर यहाँ पे आप देखोगे ये host.ba की फाइल जो है ये कम्प्लीटली ग्रीन हो चुका है। जब आप एग्जीक्यूट का परमिशन दोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। अब अगर हमें जानना हो कि host.ba की फाइल को परमिशन मिला भी है या नहीं, या फिर अगर वाइट टेबल की बात करूं तो दोनों पे अलग अलग तरीके का परमिशन हम लोग दिए थे। जैसे कि host.ba को हम लोग दिए थे CH मोड 777 और वाइट टेबल को हम लोग दिए थे +X। यानी +X से क्या होता है कि सिर्फ आपको सिंगल एक एग्जीक्यूट का परमिशन मिलेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ls-l करूँ और अगर मैं वाइट टेबल को चेक करूँ तो यहाँ पे इसके पास सिर्फ, अगर मैं ऑनर की बात करूँ यानी यूज़र किंगस्टन की अगर बात करूँ, ये वाला जो ये किंगस्टन देख रहे हो ना, अगर कोई और होता तो उसके लिए तो फिर ये वाला है अदर यूज़र के लिए, और ये वाला ग्रुप के लिए होता है। जैसे कि मैंने परमिशन टॉपिक पे मैंने बताया था, तो ये वाला हो गया ऑनर के लिए। तो ऑनर के पास ये X का परमिशन यानी एग्जीक्यूट का परमिशन आ गया। और अगर मैं ग्रुप की बात करूँ तो इसके पास सिर्फ रीड का परमिशन है और एग्जीक्यूट का, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ +X दिया था। अब जैसे अगर आपको एग्जीक्यूट का परमिशन हटाना है तो इसके लिए आप कमांड दे सकते हो यहाँ पे CH मोड -X। जैसे कि CH मोड -X, जैसे ही हम लोग CH मोड -X देंगे और वाइट टेबल देंगे तो यहाँ पे इसका परमिशन हट जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हर जगह से यहाँ पे X यानी एग्जीक्यूट का जो परमिशन है वो हट चुका है। और अगर मैं इसको ls करके देखूँ
तो ये वाइट हो गया ग्रीन से, यानी अब एग्जीक्यूट का परमिशन हट गया है। अब अगर मैं host.ba की फाइल को देखूं, अगर मैं ls करके ls-l इसके परमिशन को अगर मैं चेक करूं, तो इसमें आपको सब में आपको यहाँ पे x मिलेगा। जैसे कि ये ऑनर है, ये ऑनर जो है इसके पास भी x है, और जो ग्रुप है इसके पास भी x है, और जो अदर है उसके पास भी x है, यानी सबके पास फुल कंट्रोल है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे परमिशंस दे सकते हैं। अब जो है हम लोग का न्यू टॉपिक वो है क्रिएट यूजर, रिमूव यूजर, यानी अब हम लोग यूजर बनाने सीखेंगे और रिमूव करने सीखेंगे। तो यूजर है क्या? तो इतने देर से जो हम लोग यूजर सुन रहे थे, या पिछले वीडियो पे भी हम लोग डिस्कस किए थे यूजर के बारे, तो वो यूजर तो ये हो गया। अब इसमें बताना ही क्या है। अब जैसे आप विंडोज इंस्टॉल करते हो तो आपका यूजर तो आपको पता होगा। जब आप क्रिएट करते हो यूजर नेम, जैसे यूजर नेम से आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हो अपना विंडोज, तो यहाँ पे वही चीज़ है। लिनक्स पे भी यहाँ पे मेरा जो यूज़र बना हुआ वो है किंगस्टन नेम से। अगर मुझे कोई और यूज़र बनाना हो तो मैं क्या करूँगा कि ये यूज़र क्रिएट करूँगा काले लिनक्स पे। इस पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस पे ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। मैं चाहूँ तो रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। और अगर मैं काले लिनक्स पे बना रहा हूँ, यानी कि वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे सेम प्रोसेस रहेगा, स्पेशली डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब जैसे कि मुझे अगर यूज़र क्रिएट करना है तो इसके लिए क्या होगा, लेकिन उससे भी पहले मैं एक कमांड आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि है htop। इससे क्या होता है कि ये आपको ना प्रोसेस दिखाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे लिनक्स पे तो ये ऑटोमेटिक बोल रहा है कि ये इंस्टॉल आपको करके दे देगा, क्योंकि htop नाम का जो पैकेज है वो अभी यहाँ पे है ही नहीं। तो सेम उसी तरह सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी है। तो अगर आपको रिपोजिटरी में ऐड करना है कि वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, तो उसके लिए आप सर्च कर सकते हो गूगल पे कि मुझे ये चाहिए या जेपेलिगन चाहिए, तो उससे रिलेटेड मुझे रिपोजिटरी चाहिए। अब जैसे कि htop की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये वाला पैकेज यूज़ करते हैं, ये वाला रिपोजिटरी यूज़ करते हैं। और इसके लिए DNF का यूज़ करना पड़ेगा हम लोग को, या फिर yum का भी यूज़ कर सकते हैं, DNF इंस्टॉल। और इसमें आप सीधा इसको एंटर कर दो। सो फाइनली ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे टॉप को यूज़ कर सकते हैं। टॉप के बारे तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये प्रोसेस आपको बताता है। जैसे टास्क मैनेजर पे आप, जैसे विंडोज़ पे आप टास्क मैनेजर देखते हो ना, बिल्कुल उसी तरह लिनक्स पे ये टॉप उसी तरह काम करता है। ये देख लो आप, ये मैंने टॉप टाइप किया और एंटर, और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पे आपको प्रोसेस दिखाएगा, ये देख लो आप, सिस्टम डी फाइल है, जेनोम सेल, और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाएगा देखने के लिए। जिस तरीके से विंडोज़ पे है, अगर मैं यहाँ पे टास्क मैनेजर पे जाऊँ तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ये कैमटेसिया रिकॉर्डर 9 है, स्क्रीन रिकॉर्डर है मेरा, सबलाइन टेक्स्ट है यहाँ पे, और ये वर्चुअल मशीन है। बाकी नीचे में यहाँ पे कुछ सर्वर्स वगैरह, कुछ सर्विसेज वगैरह है। तो उसी तरीके से एक htop होता है जो कि वो और भी अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे फीचर्स देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे htop अभी यहाँ पे टाइप करता हूँ। पहले तो देखो यहाँ पे आपको htop इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हम लोग उसके पहले क्या किए, रिपोजिटरी ऐड किए htop से रिलेटेड। सो फाइनली यहाँ पे htop भी इंस्टॉल हो गया है। और साथ ही साथ मैंने क्या किया कि जब वीडियो मैंने पॉज किया था तो पैरेलली मैंने काले लिनक्स पे भी htop इंस्टॉल कर लिया। और htop कुछ इस तरीके का दिखता है, बिल्कुल टास्क मैनेजर, एकदम आपको सिमिलर लगेगा, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं, बस ये टर्मिनल पे चल रहा है। इसमें आपको फीचर मिलेगा, जैसे आपको फिल्टर करना है कुछ, या कुछ सर्च करना है। जैसे आपका अगर बैकग्राउंड में फायरफॉक्स चल रहा है तो इसके लिए आप यहाँ पे F3 का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अगर आप F3 टाइप करते हो अपने कीबोर्ड पे तो यहाँ पे सर्च करने के लिए आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सिस्टम डी, तो यहाँ पे ये सिस्टम डी का यहाँ पे फाइल आ गया,
जो कि लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर में सिस्टम डी का फाइल है। तो यहाँ पे वो वाला यहाँ पे चल रहा है। अब जैसे अगर मुझे फायरफॉक्स से रिलेटेड अगर कोई प्रोसेस है उसको अगर मुझे किल करना है यानी स्टॉप करना है, हो सकता है कि फायरफॉक्स आपका हैंग कर गया हो, तो उस केस पे आप यहाँ पे ये जो प्रोसेस आईडी यहाँ पे शो हो रहा है ना, आप प्रोसेस आईडी की मदद से उसको किल कर सकते हो। उसके लिए F9 यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। फिलहाल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फायरफॉक्स, इसके लिए F3, देन यहाँ पे फायरफॉक्स। तो यहाँ पे फायरफॉक्स का कुछ सर्विसेज यहाँ पे चल रहा है बैकग्राउंड पे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लाइंट साइड सर्विस है, ये चल रहा है और इसका प्रोसेस आईडी है 967। तो अगर मैं इसे किल करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि F9 यहाँ पे प्रेस करूँगा। F9 के लिए किल का ऑप्शन है और वहाँ पे प्रोसेस आईडी मैं दे दूंगा तो वो किल हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे CentOS पे भी है। यहाँ पे भी अगर आप stop सर्च करते हो तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो अब हम लोग यूज़र क्रिएट करने सीखेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्रिएट यूज़र और रिमूव यूज़र का यहाँ पे लास्ट 3 टॉपिक बचा हुआ है, तो इसको भी हम लोग कवर अप कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक कमांड बताया था who am I। तो यहाँ पे अगर मैं who am I सर्च करता हूँ, टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अभी मैं रूट यूज़र पे हूँ, अभी मेरे पास प्रिविलेज आ चुका है, यानी थैनोस का शक्ति आ गया है। अगर मैं इससे बाहर जाता हूँ तो मुझे सिर्फ किंगस्टन यूज़र दिखाएगा। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए 2 कमांड होता है, एक तो होता है यूज़र ऐड, दूसरा होता है ऐड यूज़र। ये कमांड है, मैं दिखा देता हूँ आप लोग यहाँ पे। एक होता है ऐड यूज़र, दूसरा होता है यूज़र ऐड। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि यूज़र ऐड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको कोई भी पासवर्ड नहीं मांगेगा, नो पासवर्ड। अब नो पासवर्ड क्या मतलब है मैं बताता हूँ। फिलहाल के लिए इतना जान लो आप कि यूज़र ऐड के मदद से आप अगर कोई यूज़र क्रिएट करते हो, जैसे कि यूज़र ऐड और मैं एक नेम दे देता हूँ जैसे कि एंडी हुक, तो इस नेम से मैं एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ। तो जब आप ये दोगे तो आपको कोई भी पासवर्ड नहीं मांगेगा क्रिएट करते टाइम, आपको पासवर्ड मैनुअली सेट करना पड़ेगा। जिस तरीके से मेरा ये जो लिनक्स पे जो ये यूज़र क्रिएट किया हुआ है किंगस्टन, जब मैं सूडो देकर एंटर करता हूँ तो यहाँ पासवर्ड मांगता है। तो सेम चीज़ है यहाँ पे वही चीज़ कि जब आप एंडी हुक यूज़र क्रिएट करते हो तो यहाँ पे पासवर्ड नहीं मांगेगा। लेकिन अगर ऐड यूज़र करते हो और ऐड यूज़र करके आप अगर एंडी हुक करते हो या फिर कोई भी यूज़र नेम, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ कैंडी, अगर मैं इस नेम से क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा, यानी कि आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड सेट करना पड़ेगा कैंडी के लिए। लेकिन ये सिर्फ काले लिनक्स पे होगा। अगर आप सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे करते हो तो आपको दोनों के दोनों में ही आपको पासवर्ड नहीं मांगेंगे। आपके जो CentOS है ना, वो आपको पासवर्ड मांगेंगे ही नहीं, उसमें आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा। लेकिन लिनक्स पे क्या है, काले लिनक्स पे क्या है कि आपको ऐड यूज़र पे पासवर्ड मांगेगा, लेकिन यूज़र ऐड जब आप करोगे, यूज़र ऐड एंड जब आप न्यू यूज़र क्रिएट करोगे तो पासवर्ड वहाँ पे नहीं मांगेगा, आपको मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा पासवर्ड। तो चलिए इसको हम लोग ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे यूज़र ऐड एंड हुक। मैंने इस नेम से एक यूज़र क्रिएट किया तो यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं मांगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे ऐड यूज़र करके देखते हैं। ऐड यूज़र और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कैंडी और देन एंटर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, न्यू पासवर्ड। आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड सेट करना है। तो मैं यहाँ पे न्यू पासवर्ड देता हूँ कैंडी क्रश। फिर से आपको वही पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना होगा और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पासवर्ड जो है वो अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। चेंजिंग द यूजर इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडी, एंटर द न्यू वैल्यू और प्रेस एंटर। तो यहाँ पे आपको फुल नेम यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे एंटर भी दे सकता हूँ, लेकिन दे देता हूँ मैं यहाँ पे कैंडी। यहाँ पे रूम नंबर वगैरह पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे सिंपली एंटर कर देता हूँ। बाकी आपकी मर्जी कि आप अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, जैसे अदर, होम, फोन नंबर, वर्क, ये सब अगर आपको देना है तो दरअसल का कोई काम है नहीं। तो हम लोग का यहाँ पे यूज़र क्रिएट हो गया। एक तो कैंडी क्रिएट हो चुका है जिसमें हम लोगों ने पासवर्ड यहाँ पे सेट किया है, और एक दूसरा है एंडी हुक जिसमें पासवर्ड नहीं है।
अगर यहाँ पे पासवर्ड नहीं है तो हम लोग चेक कैसे करेंगे कि इसमें पासवर्ड है भी या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए एक फाइल है, एक होता है शैडो करके फाइल होता है जिसमें आपका पासवर्ड सेव होता है, और एक होता है passwd जिसमें आपका यूजर्स होता है जहाँ से आप यूजर देख सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यूजर ही देख लेते हैं कि यूजर सच में क्रिएट हुआ भी है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कैट कमांड का यूज करना होगा प्रिंट करने के लिए, और जो passwd है वो आपका etc फाइल के अंदर पे रहता है, जैसे कि मैंने डे 1 वीडियो पे ही बताया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडी नाम से एक यूजर क्रिएट हो गया है और दूसरा एंडी हुक नेम से यहाँ पे यूजर क्रिएट हो गया है। और जो मेरा जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर है, जो मेन ऑनर है किंगस्टन, ये उसका यूजर है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये किंगस्टन यूजर जो मेरा मेन सिस्टम है। अब एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये जो आप देख रहे हो ना 1002, दरअसल ये वाला जो 1002 है ये आपका यूजर आईडी है, और ये वाला जो है ये आपका ग्रुप आईडी है। आपको एक पर्टिकुलर आईडी दे दिया गया है आपको यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि नेम तो एक तरह का हो सकता है ना, आप चाहो तो और एक यूजर एंडी हुक नेम से आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आईडी तो एक नहीं होगा। तो यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक आईडी दिया गया है अलग अलग चीजों के लिए। अब जैसे कि मैं अगर अपना आईडी देखना चाहता हूँ तो मैं सिंपली लिनक्स पे आईडी लिखूंगा और यहाँ पे आईडी आ जाएगा। तो मेरा अभी UID 0 बता रहा है। 0 का मतलब होता है रूट। अगर आपको कहीं पे भी दिख रहा हो ID 0, इसका मतलब आप अभी रूट यूजर पे हो। अगर मैं रूट से बाहर जाता हूँ तो मेरा कुछ और आईडी बताएगा जो कि होगा 1000। मैं आप लोग को ये प्रूव करके दिखाता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना है, देन आईडी, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो यूजर आईडी है वो है 1000, जो कि किंगस्टन के लिए, यानी किंगस्टन यूजर के लिए। बाकी यहाँ पे और भी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ग्रुप आईडी यहाँ पे 1000, यहाँ पे भी 1000 था ग्रुप आईडी। तो इधर का जो होता है ये ग्रुप आईडी होता है, और इधर का जो होता है वो आपका यूजर आईडी होता है। ओके, इतना तो क्लियर है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं एंडी हुक के लिए भी यहाँ पे पासवर्ड सेट कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि पासवर्ड सेव कहाँ पे होता है। मैंने पिछले वीडियो पे भी बताया था, लेकिन इस वीडियो पे भी बता देता हूँ। ये तो आपका यूजर देखने का था passwd पे, लेकिन अगर मैं शैडो फाइल पे जाऊँ तो वहाँ पे मुझे पासवर्ड दिखेगा। तो चलिए हम लोग पासवर्ड देखते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कैट कमांड का यूज करना है, देन etc, और etc के अंदर भी आपको शैडो फाइल मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा यूजर है कैंडी, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये मेरा पासवर्ड है। यहाँ तक जो आप देख रहे हो ना ये मेरा पासवर्ड है जो कि एनक्रिप्टेड है। वही अगर मैं मेन सिस्टम यानी ऑनर का अगर देखूं तो ये किंगस्टन का पासवर्ड है जो कि एनक्रिप्टेड है। लेकिन अगर मैं एंडी हुक का देखूं तो यहाँ पे कोई भी पासवर्ड सेट नहीं है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है, नो पासवर्ड। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि एंडी हुक पे पासवर्ड यहाँ पे सेट करेंगे। सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना होगा passwd, और यहाँ पे आपको यूजर नेम जो कि एंडी हुक है, देन एंटर, और यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड देना है जो कि मैं एंडी हुक ही देने वाला हूँ। और यहाँ पे पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली बता रहा है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको दोबारा से देखते हैं कि यहाँ पे जो एंडी हुक जो एक्सक्लेमेटरी साइन था यहाँ पे पासवर्ड आया भी है या नहीं। तो सिंपली मैं जाता हूँ शैडो फाइल पे, और यहाँ आप देख सकते हो एक्सक्लेमेटरी साइन की जगह पे एनक्रिप्टेड पासवर्ड यहाँ पे आ गया। अब हम लोग इसको लॉग आउट करके देखते हैं कि हम लोग का यूजर सच में बना है या नहीं। तो मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ अपने मेन सिस्टम से, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो मेरा ऑनर है किंगस्टन, दूसरा है कैंडी, और जो तीसरा है वो एंडी हुक। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कैंडी पे जाकर देखता हूँ। कैंडी के लिए मैंने पासवर्ड सेट किया था कैंडी क्रश, और ये बिल्कुल सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूजर क्रिएट कर सकते हो। तो मैं वापस से अपने मेन सिस्टम पे जाता हूँ, ऑनर सिस्टम पे, और यहाँ पे अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से यूजर को रिमूव कर सकते हैं। तो यूजर को रिमूव करने के लिए एक कमांड यूज होता है। पहले तो मैं यहाँ पे सुपर यूजर पे आ जाता हूँ। एक चीज और, आप अगर सुडो यूज नहीं करोगे, अगर आपके पास प्रिविलेज नहीं है,
तो फिर आप यूज़र क्रिएट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सुपर यूज़र है तो आप क्रिएट कर सकते हो। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास प्रिविलेज है या नहीं। अब जैसे कि मैंने कैंडी नेम से एक यूज़र क्रिएट किया। अब अगर मैं कैंडी यूज़र पे जाकर अगर मैं क्रिएट करता हूँ कोई और यूज़र, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। फिर उसके लिए कैंडी को मुझे परमिशन देना पड़ेगा, प्रिविलेज देना पड़ेगा कि कैंडी भाई आप भी एक यूज़र बना सकते हो। तो वो आगे सीखेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं कि यूज़र को डिलीट करने सीखते हैं। तो यूज़र को डिलीट करने के लिए कमांड यूज होता है यूज़र डिलीट। लेकिन डिलीट कंप्लीट नहीं होगा, सिर्फ आपको del टाइप करना होगा और यहाँ पे यूज़र नेम, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़र डिलीट एंडी हुक यहाँ पे दे रहा हूँ, देन एंटर, और आपका जो एंडी हुक है वो डिलीट हो जाएगा। अब ये पता कैसे चलेगा? तो आपको उसके लिए जाना पड़ेगा passwd के फाइल पे, जहाँ पे आपका यूज़र सेव होता है, जहाँ से आप यूज़र देख सकते हो। तो मैं जाता हूँ अपने passwd पे और यहाँ पे सिर्फ एक कैंडी है और सिर्फ एक किंगस्टन है, और जो एंडी हुक है वो अब रिमूव हो चुका है। यहाँ पे एंडी हुक नहीं है, यानी कि सक्सेसफुली वो रिमूव हो गया। अब हम लोग सीखेंगे कि किसी यूज़र को किस तरीके से हम लोग परमिशन दे सकते हैं ताकि वो एक न्यू यूज़र को क्रिएट कर सके या कुछ भी वो कर सके, क्योंकि कैंडी जो है वो अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई भी परमिशन नहीं है। तो उसे हम लोग थैनोस का पावर देंगे ताकि वो चुटकी बजा के कोई भी फाइल को डिलीट कर सके। तो इसके लिए एक फाइल होता है sudoer फाइल, तो हमें उस पे जाके एडिट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा कि आपको एक बैकअप फाइल क्रिएट कर लेना होगा sudo का, ताकि कोई भी आप छेड़छाड़ कर रहे हो तो उसका एक बैकअप आप वापस से उसको रिट्रीव कर लोगे जो भी डेटा है। तो इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम क्रैश नहीं होगा, वरना एक छोटा सा भी गलती अगर हो गया तो फिर आपका लिनक्स क्रैश भी हो सकता है। उसके लिए कमांड होता है sudo vi। अगर आप पहले से रूट प्रिविलेज्ड हो तो sudo देने का जरूरत नहीं है, सिंपली आप अगर vi भी दोगे तो चलेगा। तो अब हम लोग आ चुके हैं vi sudo फाइल के अंदर पे। तो यहाँ से आप कोई भी परमिशन वगैरह आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आपका एक छोटा सा भी मिस्टेक आपके लिनक्स को क्रैश कर सकता है, इसलिए आप इसका एक बैकअप क्रिएट कर लीजिए। अब ये चीज़ अगर मैं CentOS पे अगर आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ बिल्कुल उसी तरीके का दिखेगा, लेकिन फ़र्क दोनों में क्या है कि ये यहाँ पे आपको बहुत पुराना एडिटर मिलेगा vi क्या है कि ये एक ओल्ड एडिटर है, जैसे कि नैनो होता है। तो यहाँ पे अगर लिनक्स की बात करूँ तो लिनक्स पे अगर मैं vi sudo कर रहा हूँ तो vi से नहीं ओपन हो रहा, यहाँ पे नैनो यूज़ हो रहा है, जबकि सेंट पे vi यूज़ हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसमें आपका फ़र्क क्या है vi पे कि आप कोई भी फाइल को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो जब तक कि आपके कीबोर्ड से आई बटन प्रेस ना हो जाए। जैसे कि अगर मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करता हूँ तो यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा, आप ये टेस्ट करके देख सकते हो। लेकिन जैसे ही अगर मैं आई प्रेस करता हूँ बटन, तो मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ कुछ भी टाइप करने के लिए। तो बस यही फ़र्क है। बाकी अगर आपको इसको क्लोज करना है सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस्केप बटन को आपको प्रेस करना पड़ेगा, एस्केप बटन, और साथ में आपको सेमीकोलन और WQ प्रेस करना पड़ेगा। बिल्कुल इस तरीके से मैं दिखाता हूँ। एस्केप बटन ये भी आपको प्रेस करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे सेमीकोलन देना होगा और WQ। तो इस तरीके से जब आप ये दोगे तो वो क्लोज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको लोग को लिनक्स पे दिखाता हूँ, काले लिनक्स पे। मैं यहाँ पे क्या बता रहा था कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे परमिशन दे सकते हैं किसी पर्टिकुलर यूज़र को। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो यूज़र का नेम है वो आपको याद रखना पड़ेगा और आपको जाना पड़ेगा यूज़र प्रिविलेज स्पेसिफिकेशन पे। जब आप यहाँ पे आओगे तो ये जो रूट है ना, इसके नीचे में आपको क्या करना होगा कि आपको कैंडी यहाँ पे टाइप करना होगा, कैंडी, और जो भी यहाँ पे आपका यहाँ पे पहले से है ऑल इज इक्वल टू ऑल, ये सारा को आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कॉपी करना होगा और यहाँ पे पेस्ट कर देना बिल्कुल उसी के नीचे। और जब आपका चेंजेस हो जाएगी जो भी आप कर रहे हो, तो फिर आपको Ctrl+X प्रेस करना है और Y, क्योंकि नैनो का तो आप जानते ही हो कि Ctrl+X करके आप इसको सेव कर सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से लॉग आउट करेंगे, चेक करेंगे कि रूट यूज़र मिला भी है या नहीं।
तो अब मैं आ गया हूँ कैंडी यूज़र पे और मैं यहाँ पे अब टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे रूट यूज़र पे आ चुका हूँ और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चेक करने के लिए कि मेरे पास वो थैनोस वाला शक्ति आया भी है या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़र ऐड और यहाँ पे एक यूज़र ऐड करके देखता हूँ। तो ये सक्सेसफुली यहाँ पे यूज़र क्रिएट हो गया। अगर नहीं होता तो फिर एरर आ जाता है। यहाँ पे मैं आप लोग एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडी के नीचे में एंडी हुक आ गया है, जबकि हम लोगों ने एंडी हुक को डिलीट कर दिया था यूज़र डिलीट के मदद से, लेकिन अब यहाँ पे वापस से एंडी आ चुका है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि आपके पास प्रिविलेज है या नहीं, और इस तरीके से आप प्रिविलेज दे भी सकते हो। अगर हम लोग के पास प्रिविलेज नहीं होता, यानी कैंडी के पास नहीं होता, तो फिर ये यूज़र क्रिएट नहीं कर पाता। भले ही ये रूट यूज़र पे आ जाता, लेकिन इसके पास वो प्रिविलेज नहीं होता कि ये यूज़र को क्रिएट कर सके। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप यूज़र नेम को आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मेरा जो यूज़र है वो है एंडी हुक। अब मैं चाहता हूँ कि इस एंडी हुक को चेंज करके मैं इसको सेट कर दूँ एविल, या फिर कोई भी एक नेम यहाँ पे सेट कर दूँ, जैसे ये मुझे पसंद नहीं अभी। तो उसके लिए एक कमांड होता है जो कि होता है यूज़र मोड। यूज़र मोड से सिर्फ नेम ही नहीं, बहुत कुछ किया जा सकता है। आप अगर मैन कमांड से यूज़र मोड को देखो तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यूज़र मोड देना होगा और आपको यहाँ पे न्यू यूज़र नेम देना होगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ जैसे कि एविल दे देता हूँ, और जो मेरा ओल्ड यूज़र नेम है वो है मेरा एंडी हुक। देन एंटर, और मैं फिर से अब इसको चेक करता हूँ पासवर्ड डी पे। तो यहाँ पे एविल आ चुका है। तो इस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने यूज़र नेम को। सो गाइस, अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ हम लोग का ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है क्रिएट ग्रुप एंड रिमूव ग्रुप। तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे कमांड देना होगा ग्रुप ऐड, और जो भी आपको ग्रुप का एक नेम देना है वो आपको एक नेम यहाँ पे सेट कर देना है। जैसे कि मैं देना चाहता हूँ स्टोन ग्रुप। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ग्रुप ऐड और यहाँ पे ग्रुप का नेम स्टोन ग्रुप। तो ये मेरा ग्रुप नेम है स्टोन ग्रुप। अब मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और मेरा जो ग्रुप है वो क्रिएट हो गया। लेकिन अब पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली हम लोग को कैट etc, और यहाँ पे etc के बाद यहाँ पे पास wd नहीं होगा, यहाँ पे ग्रुप होगा। देन हिट एंटर, और जब आप यहाँ पे एंटर कर दोगे तो यहाँ पे आपको एक न्यू ग्रुप देखने को मिलेगा जो कि स्टोन ग्रुप से यहाँ पे सेव है, और इसका जो ग्रुप आईडी है वो है 1004। अब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर यूज़र को अगर मुझे इस ग्रुप में ऐड करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं ऐड करूँ एंडी हुक को, या फिर मैं ऐड करना चाहता हूँ इस कैंडी को इस स्टोन ग्रुप में, तो इसके लिए क्या कमांड होगा, इसके लिए होगा सिंपली यूज़र मोड। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि यूज़र मोड का और भी बहुत कुछ काम होता है। तो हम लोग सीखे थे कि यूज़र मोड की मदद से किसी भी यूज़र नेम को चेंज कैसे किया जाता, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग यूज़र मोड के हेल्प से किसी पर्टिकुलर यूज़र को किसी ग्रुप पे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए यूज़र मोड यहाँ पे -a देना होगा और कैपिटल Z। -a का मतलब होता है ऐड और कैपिटल Z का मतलब होता है ग्रुप, और यहाँ पे आपको ग्रुप का नेम दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टोन ग्रुप, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और जिस यूज़र को आपको ऐड करना है, जैसे मैं यहाँ पे कैंडी दे देता हूँ और देन एंटर। तो आपका ये जो कैंडी है ये आ गया आपका स्टोन ग्रुप में, ये ऐड हो चुका है।